Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are discussing about the class number 14 of the CMA final law. So in this video we are covering section number 202 compensation of loss of office and इस क्लास के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट फिर हम बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में है वो हमारा ये दिन वाले सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके थे। अगर आपने सारी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, जाके देख सकते हो। 13 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, हमने पूरा मॉड्यूल से कवर किया है। अगर आपने मॉड्यूल कवर नहीं किया है CMA फाइनल लॉ का तो फिर आप फटाफट से इन क्लासेस को देखकर कवर कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम ID भी फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, जिससे क्या होगा कि हेल्प हो जाएगी सबकी, और हेल्प करने से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर किसी का ऑफिस लॉस हो जाता है, किसी कारणवश ये किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ जाती है या फिर ऑफिस चला जाता है, तो उसका कंपनसेशन कैसे मिलता है। ठीक है, it may be mentioned that loss of office means cessation or end of the job of the director. Section 202 of the Companies Act 2013 provides the provisions for compensation for loss of office of managing और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अदर अंडर। मतलब ये किस किस के लिए? ओनली सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है आपके लिए, उसके थ्रू अपन इसको कवर करते हैं। ओके, कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस इफ़ MD WTD और मैनेजर, आप इसको अपनी कॉपी में भी बना लो जिससे आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। उनका ऑफिस लॉस हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनसेशन देगी उनको, लेकिन इनको अलाउड नहीं है, इन फॉलोइंग कंडीशन में अलाउड नहीं है। अगर जो डायरेक्टर है वो रिज़ाइन कर रहा है अमालगमेशन में और ज्वाइन कर रहा है न्यू कंपनी को, तो उस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगा। डायरेक्टर है वो रिज़ाइन कर रहा है वॉलेंटरली और वेकेशन ऑफ ऑफिस हो रहा है अंडर सेक्शन 167 के अंदर, ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ा था, तो भी नहीं मिलेगा। कंपनी वाउंड अप हो रही है ड्यू टू डायरेक्टर नेग्लिजेंस, डायरेक्टर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी वाउंड अप हो रही है। डायरेक्टर गिल्टी फाउंड होता है फ्रॉड के अंदर या फिर ब्रीच ऑफ डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टर्मिनेशन, तो भी नहीं मिलेगा। इन 4 कंडीशंस के अंदर नहीं मिलने वाला है। ओके, मैक्सिमम कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द अनएक्सपायर्ड टेन्योर और 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब अनएक्सपायर्ड टेन्योर में जितना भी मिलने वाला, जैसे मान लो कि अनएक्सपायर्ड टेन्योर क्या होता है? अगर 5 साल का टेन्योर है 5 ईयर्स का, जिसमें से 3 साल पूरे हो गए, तो जो 2 साल है 2 साल के अंदर जितना मिलने वाला था वो, और जो 3 साल में मिलता उसका लोअर ऑफ। ठीक है, रेमुनरेशन एक्चुअली अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स और शॉर्टर पीरियड ऑफ ऑफिस। मतलब क्या है? बिल्कुल ईजी सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक राम है, राम एक डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उसका टेन्योर 5 ईयर्स का था, है ना, ठीक है, और उसको क्या हुआ कि उसका ऑफिस का लॉस हो गया, है ना, ऑफिस का लॉस हो गया और उसका जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया था, तो बचे 2 ईयर्स, है ना। तो 2 ईयर्स में मान लो कि उसको मिलने वाला था कितना? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, अपन अज्यूम कर रहे हैं, और 3 ईयर्स के अंदर वो कमाता 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए लोअर हो गया, तो 1.5 लाख रुपए उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। ओके, शॉर्टर लोअर देखना है अपन को ना। ध्यान रखना, अगर कंपनी 12 मंथ्स के अंदर कंपनी वाउंड अप हो रही है ना, और उसकी असेट्स इनसफिशिएंट है पेमेंट करने के लिए, तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनी शुरू हुई उसके 12 महीने के अंदर ही कंपनी वाउंड अप हो रही है और असेट्स इनसफिशिएंट है, तो फिर किसी प्रकार का कंपनसेशन किसी को भी नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये चार्ट आप भले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बना लेना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो वही बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो इसको दोबारा से ना पढ़ के आगे बढ़ते हैं।
वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ कंपनसेशन बहुत ईजी है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर किसी डायरेक्टर को एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिल जाता है तो उसको वापस देना पड़ेगा। कोई बातें लिखी हुई देखो, इन केस ऑफ एनी कंपनसेशन हैज़ बीन रॉन्गली पेड द सेम कैन बी रिकवर्ड अंडर दिस एक्ट इन एडिशन टू अबव वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नॉन कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर द कंपनी शेल रिकवर्ड फ्रॉम एनी पास्ट और प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, WTT मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। तो वही है कि अगर मान लो कि एक्स्ट्रा कोई हो जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना पड़ रहा है, ये दोबारा बनाना पड़ रहा है और उसमें पाया जाता है कि कंपनी के अंदर जो है आपका कंपनसेशन एक्स्ट्रा चला गया था, तो वो आपको दोबारा से रीपे करना पड़ेगा। अब आ जाओ अपन पढ़ते हैं लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कोई चार्ट की जरूरत नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली से पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो सेक्शन 185 क्या बोलता है लोन टू डायरेक्टर्स के बारे में। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन प्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट और गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय। कंपनी नहीं दे सकती। अब देखना इसमें क्या है, एनी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज़ होल्डिंग ए कंपनी एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, इनको नहीं मिलेगा। एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर रिलेटिव और पार्टनर ए फर्म में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन और बाय एनी पर्सन टू whom of any director of the company is interested subject to the condition that a special resolution पास होगा अगर देना है तो जनरल मीटिंग के अंदर, प्रोवाइडेड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, है ना, जनरल मीटिंग के अंदर, उसमें डिस्क्लोज होगा फुल पर्टिकुलर्स जो भी लोन दिया गया है या फिर कोई गारंटी दी गई है तो, ठीक है, एसआर पास करके दिया जा सकता है। जो लोन यूटिलाइज हो रहा है बोरोइंग वो जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के अंदर देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन whom एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है, एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सब डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर और मेंबर, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट ए जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर में बी एक्साइड और कंट्रोल बाय एनी सब डायरेक्टर और 2 और मोर डायरेक्टर टुगेदर ऑफ, ठीक है। मैं समझा देता हूँ क्या होता है। मान लो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, है ना, अगर वो जो बंदा है जिसको लोन मिल रहा है वो 25% से ज़्यादा की पावर होल्ड नहीं करता हो, है ना, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर वेयर ऑफ अकमस्टेड टू एक्ट अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब उनके अकॉर्डेंस से चल रहा हो काम, है ना, तो उनको इसमें ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बताया जाता है। इस लाइन का मीन है ये, ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें ये लिखा हुआ है कि इनको लोन वगैरह नहीं मिल सकता है। अगर मिल जाएगा, अगर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर वो काम हो रहा है, उसके लिए भी एसआर पास करवाना पड़ेगा। पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रावेंशन होता है गारंटी वगैरह में तो फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मिनिमम 5 लाख रुपये, मैक्सिमम 25 लाख रुपये। ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, अगर एमसीक्यू के लिए आ जाए तो बस ध्यान रखना मिनिमम 5 लाख रुपये और मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बिटवीन डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी ऑफ द कंपनी, पार्टीज हु आर रिलेटेड, ठीक है। अब रिलेटेड कैसे होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा लंबी डेफिनेशन है रिलेटेड कैसे होते हैं। जैसे अगर आपने डीटी पढ़ रहे हो, डीटी के अंदर एक एसोसिएट एंटरप्राइज करके आता है DTAA के अंदर, सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, सेक्शन शायद ये है आपका, यानी ऑब्वियसली आप डीटी तो पढ़ ही रहे हो, तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर शायद 92A करके जो सेक्शन है ना आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का, एसोसिएट एंटरप्राइजेस का, तो उसी के अंदर जो कंडीशन है ना वैसी ही कुछ मिलती जुलती कंडीशन इसमें रिलेटेड पार्टी की भी है। मैं समझा देता हूँ कैसे। द रिलेटेड पार्टी शेल नॉट वोट दिस हावेवर विल नॉट अप्लाई वेयर 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रमोटर्स। हाँ अब समझना, ये ना सेक्शन कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर एक कंपनी के अंदर 90% जो शेयर होल्डर है वो क्या है, प्रमोटर है, प्रमोटर ही शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। कहाँ पर, ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, अदर देन ट्रांजेक्शन विच आर नॉट आंसर टू लेंथ बेसिस। ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी के बीच में हो रहा है, तो इन दोनों के अंदर जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। एवरी सच कॉन्ट्रैक्ट शेल बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट
with justification of entering such contract if not ratified shall be voidable and parties benefited shall be liable to indemnify of the company। क्या है, अगर मान लो किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रेटिफाइड नहीं होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। रेटिफाइड का मतलब तो समझते हो ना, पुष्टिकरण। रेटिफाइड का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि अगर कोई भी डिसीजन ले लिया गया और जनरल मीटिंग अकर नहीं हुई, तो जब भी जनरल मीटिंग होएगी उसको शेयर होल्डर्स के सामने रेटिफाइड करवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। ओके। दी एक्सप्रेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लेस जहाँ पे काम हो रहा है, मेन जो कंपनी का हो रहा है ना, जहाँ पे कंपनी को कुछ मिल रहा है रेम्यूनरेशन वगैरह, वो सब प्रॉफिट फॉर ऑफिस के अंदर आ जाता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ जो है इसमें रहता है। सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हो सकते हैं, सेल परचेज ऑफ द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल। ठीक है, सेलिंग अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग द एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग रेंडरिंग सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी, such related party appointed to any office place of profit in the company, its subsidiary company or associate company, underwriting the subscription of securities or derivative thereof of the companies। ठीक है, ओमनीबस अप्रूवल का क्या मतलब होता है, एक साथ जो अप्रूवल लेते हैं ना रिलेटेड पार्टी वगैरह के लिए, तो उसको ओमनीबस अप्रूवल बोलते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग, ध्यान रखना, सेल परचेज और सप्लाई, एक मिनट, सेल परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंट एंड वेयर इन द अमाउंट इन्वॉल्व 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज हायर। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से अपन समझते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको ये ऊपर समझाए थे ये सारे स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये सारे जो हैं ये स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो है ना, अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको ना। इसको अपन एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जो स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें देखो प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है ना, OR की ज़रूरत होती है एक तरीके से ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। तो अब उसमें क्या क्या होता है, देखो, सेल परचेज ऑफ गुड्स या फिर मटेरियल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब लोअर ऑफ में चलेंगे ना, अपन को इसकी ज़रूरत होती है हमेशा, लोअर ऑफ में ही बताऊंगा अभी मैं इसमें आपको ना। 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, अगर इसको एक्सीड कर रहा है तो OR की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही मैं आपको सारे कॉन्टेक्ट समझाने वाला हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा बाइंग या सेलिंग या फिर डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वही सेम लिमिट है ये वाली। ठीक है, 10% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर 100 करोड़ विच एवर स्लोअर, इससे ऊपर होता है तो फिर OR की जरूरत पड़ जाएगी। तीसरा लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या लिमिट है, एक मिनट, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैंने लिमिट बताई ना आपको, यहाँ तो है टर्नओवर, इसके अंदर है 10% ऑफ नेट वर्थ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है,
और लीजिंग वाले के अंदर अपना आ जाएगा 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़। ठीक है, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेजेंट करके या फिर आपको समझ में आ जाए उतार लो, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। फोर्थ, availing a rendering services, टर्नओवर और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। Underwriting of securities, exceeds 1% of नेटवर्थ। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इन सब में OR की जरूरत पड़ेगी आपको। एक पॉइंट ये रह गया अपना, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन इन द ऑफिस और एनी प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी इट सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी मंथली रेमुनरेशन एक्सीड हो रही है अगर 2.5 लाख रुपए से, तो भी उसमें OR की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन ने किसी को अपॉइंट किया और उसकी जो मंथली रेमुनरेशन हो रही है वो 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है तो। ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, व्हाट इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, interested director means a director who is in any way, whether by himself or through of his relative or firm, body corporate or other association of individuals in which or any of his relatives, partners, director or a member interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into by behalf of the company। ठीक है, मतलब क्या होता है समझना। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब होता है अगर कोई भी डायरेक्टर या फिर खुद या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में कंपनी के, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन्स एनी डायरेक्टर whose presence cannot count for the purpose of forming a quorum at a meeting of the board at the time of discussion or vote or any matter। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होती है उसका जो डायरेक्टर का जो काउंट होता है वो कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, एक कोरम is the minimum number of qualified persons who is a must attend in order to transact business at a duly कन्वेंस इन द बोर्ड मीटिंग। कोरम आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, नहीं पता तो नेक्स्ट चैप्टर अपना बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर है, मैं उसको और समझा दूंगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कोरम क्या होता है। कोरम का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उसमें मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए वो एक कोरम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है या फिर रद्द हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ए मीटिंग शेल नॉट बी डीम टू हैव बीन प्रॉपर्ली held unless the quorum was present at the meeting। Section 174 of the Companies Act provide that the quorum of the meeting of the board according to the section। ठीक है, where at any time the number of interested directors exceed or equal to 2/3 of the voting strength, 2/3 of the voting strength of the board of directors, the quorum shall be the number of the directors present at the board meeting, not interested directors are not less than be 2। समझा देता हूँ।
वैसे ही सेक्शन अपन इन डेप्थ में नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले थे, लेकिन इसमें है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे 10 का 2/3 कितना होता है? अगर अपन 10 का 2/3 देखें तो वो कितना होता है ना? ये होता है 6.67। इसको राउंड ऑफ करें तो 7, तो इतना आपके प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। और अगर अपन टोटल हमारे पास में जो शेयर होल्डर्स ये जो भी प्रेजेंट होने वाले मीटिंग के अंदर, वो टोटल ही हमारे पास में जैसे मान लो 5 है अगर, तो 5 का 2/3 देखें अगर अपन, तो वो कितना होता है 3 पॉइंट, तो वो भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 3 ही है तो 3 का 2/3 देखें तो अपन 2 होता है, और 2 ये तो मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसमें से इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटा के, ठीक है। बस यही बातें थी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। तो चलो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे स्टार्ट होगा बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक बार अपन फटाफट से रिकेप कर लेते हैं सब चीज़ों का। स्टार्टिंग से अपन चल रहे हैं वापस से। तो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया है, कुछ 5 मिनट और लगेंगे। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे बताया था कि कितने सेक्शंस होते हैं, कितने चैप्टर है हमारे पास में, कितने स्केड्यूल्स है। होप सो आपको अच्छे से याद होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार वापस से रिकॉल कर सकते हो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख के। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कंपनीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आपने एक एक डेफिनेशन को कवर किया था। उसके बाद में गारंटी वाले देखे थे अपन ने, कंपनी के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर हमने देखे थे ये जो बेसिक वाला जो चैप्टर है उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, SR क्या होता है, OR क्या होता है, सब अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। जॉइंट वेंचर कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अभी भी टाइम है, थोड़ा सा फटाफट जाकर रिकॉल कर लो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, उसके सारे स्टेप्स देखे थे अपन ने, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, ठीक है। एक OPC का फॉर्मेशन कैसे होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिव नोटिस क्या होता है, रजिस्टर कंपनी, रजिस्टर कंपनी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कंपनी को रजिस्टर कैसे होती है उसके बारे में अपन ने देखा था। वेरिफिकेशन कैसे होता है रजिस्टर ऑफिस का, लेबलिंग वगैरह, ये सब कुछ अपन अच्छे से बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने फॉर्म देखे थे। फिर इन्वेस्टमेंट और लोन्स वाला जो चैप्टर था, इसके अंदर मैंने आपको ये चार्ट के थ्रू भी समझाया था कि कैसे कैसे क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होते हैं। सेक्शन 73 भी मैंने आपको समझाया था कि बिल्कुल अच्छे से कि भाई कैसे कैसे डिपॉजिट्स लिए जाते हैं। उसके बाद में फिर अपन ने देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 76, इसको भी मैंने आपको अच्छे से चार्ट के थ्रू समझाया था। डिविडेंड क्या होता है, जो कि शेयर्स के ऊपर मिलते हैं, है ना। डिविडेंड वाला चैप्टर भी अपन अच्छे से देखा था ये चार्ट के थ्रू। ये मैं ये करवाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आपने अच्छे से एक बार मैंने क्लासेस बीच में स्किप भी करी तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ जाएगा चीज़ों का कि इसमें क्या क्या था। और ये चार्ट वगैरह जो है वो उसके अगर आपने नहीं बनाए तो उसको भी आप अच्छे से बना लोगे, वीडियो को पॉज कर करके बना सकते हो। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या क्या हो सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं डिविडेंड के। उसके बाद में अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से अपन ने देख लिया था। इसमें अकाउंट्स के सेक्शंस और ऑडिट के सेक्शन दोनों थे। ऑडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अपन ने बिल्कुल अच्छे से देख ली थी। इसमें मैंने आपको पूरा चार्ट के थ्रू समझाया था कि कौन कैसे कैसे ऑडिट क्या क्या होती है। इंटरनल ऑडिट भी देखो, इंटरनल ऑडिट की क्या क्या लिमिट्स होती है, कैसे कैसे इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी अपन अच्छे से देख लिया था। प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144 के अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताई थी कि ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड
होती है, जो नहीं दे सकता एक ऑडिटर। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, जिसको भी आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जिसमें मेरे हिसाब से 6-7 क्लासेस अपनी इसी चैप्टर के लिए लग चुकी है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा एक बार तो ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा बच रहा है बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर्स, जिसको हम जल्द से जल्द रेपअप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो हमारा है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, बस ये इसके बाद हमारा जो कंपनी लॉ है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट और बचेगा बस। उसके बाद में जितने भी MCQs हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। काफ़ी हैं, 100 MCQs के आसपास है इसमें, तो इनको अपन सबको करेंगे। ट्रू फॉल्स सब देखेंगे अपन इनमें। और बाद में जितने भी ये शॉर्ट ऐसे टाइप, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सब इसमें से ये मॉड्यूल में से ही बनाए हुए क्वेश्चन है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन इनको भी देखेंगे। फिर ये केस स्टडीज़ दी गई है, तो इसको तो अपन करेंगे सारी केस स्टडीज़ को। ठीक है, बस उसके बाद में फिर नेक्स्ट एक्ट्स के ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और थोड़ा सा बस मोटिवेशन बनाए रखना, तो जिससे क्या है कि मैं भी जल्द से जल्द क्लासेस लेके आ सकूं। और थोड़ी रीच बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा क्या, थोड़ा मोटिवेशन आता ही है, वो सबके साथ ही है, अपन सब ह्यूमन से। तो बस यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको बोलो क्लासेस देखें। और डेली बेसिस पे अपन क्लासेस आ ही रही है, डेली बेसिस तो नहीं, तो थोड़ा गैप हो ही जाता है, क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है। अब क्या है कि आगे मैं हॉट टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो लेके आने वाला हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और साथ ही अगर टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मुझे बताओ, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैं इसमें मेहनत करूँगा और फिर टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने वही जो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। पेन डिस्चार्ज हो गया है, तो चलो ठीक है, क्लासेस भी हमारी एंड हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।